नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात में प्रमुख सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, राज्य का सहकारिता क्षेत्र देश के लिए रोल मॉडल है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा। एशिया कप 2020 क्रिकेट में दुबई में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच जारी। डुरेंट कप फुटबॉल में कोलकाता में क्वार्टर फाइनल में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच मैच जारी और अमरीकी ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स खिताब के लिए आज रात कार्लोस अल्कराज का मुकाबला कैस्पर रड से होगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय डेयरी, मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि इससे दुग्ध उत्पादकों को काफी फायदा होगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का ये समिट 2022 से माहौल में हो रहा है, जब भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन को हटाकर अपना स्थान 5वें नंबर पे दर्ज करा रही हो। दूध उत्पादन में भारत वैसे भी पूरे विश्व में 1 नंबर पे है और इसी के चलते इस क्षेत्र को वजूद देने के कारण प्रधानमंत्री श्री ने इस कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने का स्वीकार किया है। ऐसे अवसर पर दूध उत्पादक के साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और विविध स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे देश के डेयरी उद्योग के लिए एक अनुभव साझा करने का, नवाचारों को जानने को, इसको आगे ले जाने का सुवर्ण अवसर साबित होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात का सहकारी क्षेत्र पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल है। गुजरात के अमरेली में आज प्रमुख सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में श्री अमित शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए सरकार कई नए नियम लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इन समितियों की वर्तमान संख्या 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख करने की योजना है। उन्होंने कहा कि विकसित बीज तैयार करने और उनके विपणन तथा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां बनाने की योजना भी है। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। बैठक में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण और निष्क्रिय हो चुकी ऐसी समितियों को पुनर्जीवित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बाद में श्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने अरब सागर तट पर बनी 262 छोटी दुकानों के समूह मारुति हाट का उद्घाटन भी किया। 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में संपन्न हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित थे। समापन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये डैशबोर्ड राज्यों और केंद्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन अब हर वर्ष अलग अलग राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा से राज्यों को अपनी स्थानीय समस्याओं का विज्ञान आधारित समाधान निकालने में मदद मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायत
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस वर्ष जून में उपराज्यपाल से शिकायत की गई थी कि डीटीसी द्वारा बसों की निविदाओं और खरीद के लिए बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में परिवहन मंत्री की नियुक्ति पूर्व नियोजित तरीके से की गई थी। इस पर राज्य सरकार के विभागों की टिप्पणी के लिए ये शिकायत मुख्य सचिव को भेजी गई थी। रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया था। इसके बाद उपराज्यपाल ने शिकायत सीबीआई को भेजी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उपराज्यपाल के फैसले से आम आदमी पार्टी का एक और घोटाला सामने आया है। राज्यपाल महोदय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने जो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया है, मैं पूरे मामले का कंप्लेंट रहा हूं। जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसमें भी मेरी कंप्लेंट थी और अभी जो नया मामला सामने आया है वो भी जो शिकायत करता है उन्होंने वही तथ्यों का इस्तेमाल किया है जो उससे पहले हमने दिए थे। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए उपराज्यपाल से मिली मंजूरी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बसों की खरीद के लिए निकाली गई निविदा आम आदमी पार्टी की सरकार के करीबियों ने बनाई थी। उन्होंने कहा कि अभी तक आप पार्टी के किसी भी नेता ने इस मामले में भ्रष्टाचार का खंडन नहीं किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मंजूरी देने के लिए उपराज्यपाल की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल को पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संगठन के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक देश के महासचिव, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। सम्मेलन में पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा किए जाने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होने की आशा है। इसके अतिरिक्त बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी है। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन की व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया। श्री मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आपसी हित के मुद्दों सहित मुक्त व्यापार समझौता वार्ता, वर्ष 2030 तक की कार्य योजना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत के लोगों की ओर से शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वर्ष 2047 तक वैश्विक आर्थिक वृद्धि को दिशा देने के लिए महाशक्ति बनने की राह पर है। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के कारोबारी समुदाय से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे परिवर्तनकारी कार्यों ने उसे विश्व अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुमान का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 में भारत 350 से 450 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, जिससे वह विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा तय होना समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन देशों का एक समान उद्देश्य नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और पारदर्शी आर्थिक प्रणाली की स्थापना है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक रूप से स्थिर और खुली अर्थव्यवस्थाएं आपस में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए एक साथ आ रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत आज अवसरों का देश है और अमेरिका में व्यापारिक समुदाय के लिए एक संभावित बाजार है। उन्होंने कहा कि देश को अधिक जनसंख्या का लाभ मिल रहा है और इसकी महत्वाकांक्षी युवा आबादी विकास के बड़े अवसर प्रदान करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और इसका इरादा 2030 तक 50 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर से विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। सऊदी अरब के रियाद में डॉक्टर जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उच्च आय वाला देश बनने के लिए कई साहसिक कदम उठाए हैं। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श तंत्र विकसित करने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक में वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के संदर्भ में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच सहयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा की। विदेश मंत्री 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री के रूप में ये उनकी पहली सऊदी यात्रा है। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग मंत्रिस्तरीय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच नीतिगत साझेदारी परिषद की रूपरेखा के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2019 से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। श्री ठाकुर आज डोंबिवली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर कल्याण संसदीय क्षेत्र की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि ये लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी कार्यों का भरोसा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि श्री गांधी को सत्र के दौरान अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने तक का समय नहीं होता है। वो अपनी पार्टी को ही एकजुट नहीं रख पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि अमृतकाल ग्रामीण भारत के उज्जवल भविष्य का स्वर्ण युग होगा। श्री पटेल अहमदनगर उत्तर संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्री पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जाति, धर्म या पंथ के भेदभाव के बिना किया है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी से लेकर शौचालय तक की उपलब्धि उन्होंने आम आदमी को केंद्र में रखकर की है। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचारों से देश के विकास की सच्चाई दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात में प्रमुख सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, राज्य का सहकारिता क्षेत्र देश के लिए रोल मॉडल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा। एशिया कप 2020 क्रिकेट में दुबई में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच जारी।
ड्यूरेंट कप फुटबॉल में कोलकाता में क्वार्टर फाइनल में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच मैच जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स खिताब के लिए आज रात कार्लोस अल्काराज का मुकाबला कैस्पर रड से होगा। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। उन्होंने नरसिंहपुर के श्रीधाम झोटेश्वर आश्रम में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए स्वामी जी के अनुयायियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने शोक संदेश में कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के अतुलनीय योगदान को पूरी दुनिया अनंत काल तक याद रखेगी। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होगा। उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह एक भव्य रथ में फूलों से सजे ताबूत में बालमोरल से एडिनबर्ग रवाना कर दिया गया। अपने 100 मील के लंबे सफर में ये कारवां कई गांवों और शहरों से होकर गुजरेगा। स्कॉटलैंड की राजधानी पहुंचने से पहले उनकी इस अंतिम यात्रा में महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। स्कॉटलैंड की राजधानी पहुंचने पर उनके पार्थिव शरीर को होली रोड हाउस पैलेस में लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। इस बीच विंडसर कासल में महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें कई पूर्व सैनिक भी शामिल थे। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वंशानुगत स्त्री रोग संबंधी कैंसर से पीड़ित रोगियों को परामर्श देने के लिए स्वयं के दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार हो रहे हैं। ये दिशा निर्देश स्तन कैंसर, डिंब ग्रंथि और गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए भी होंगे। झज्जर के एम्स में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर ने नई दिल्ली में बताया कि 1-2 वर्ष में ये गाइडलाइंस तैयार होने की आशा है। अगर जब ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है वो स्ट्रेट अगर पूछती है कि क्या ये मेरी बेटी को तो नहीं हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। हम लोगों ने सबने मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बनाई है। ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट हो गया है और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में इसके लिए डेडिकेटेड स्पेस है, डेडिकेटेड रिसर्च फैसिलिटी है, जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करेंगे। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि विद इन 1 और 2 ईयर्स हमारे पास हमारी खुद की एक गाइडलाइन होगी जिसपे कि हम हर पेशेंट को हेरिडिटरी कह सकते हैं या जेनेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम पेशेंट को समझा सकेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर नीरजा भटला ने कहा कि आनुवांशिक जांच पारिवारिक कैंसर रोकने में सहायक हो सकती है। हम आज ये बता रहे हैं कि कैंसर से डरना नहीं है। यदि आपको ऑलरेडी ये कैंसर है स्तन के या अंडकोश के, तो इनमें हमारे पास ट्रीटमेंट हैं जो और फायदेमंद साबित हों। स्पेशली ये जो म्यूटेशन बोलते हैं, जो ये जीन में परिवर्तन आता है, उनके लिए हमारे पास कुछ आजकल नए उपाय आ गए हैं, इम्यूनोथेरेपी वगैरह के। दूसरी बात ये है कि यदि ये अंश पाया जाता है तो आगे स्त्री के बच्चों का, लड़कियों का भी और लड़कों का भी टेस्टिंग हो सकता है। यदि उनके अंदर ये अंश आगे नहीं बढ़ा है तो उनका रिस्क कुछ बढ़ा नहीं, उनका वही रिस्क रहा जो जनरल पॉपुलेशन में। यदि अगर कोई करा सके तो हर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का अपना अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराएगा तो वो फायदेमंद रहेगा। आकाशवाणी समाचार की आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको श्वेत क्रांति के बारे में बता रहे हैं, जिसने भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर दिया। उन्नीस 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के एक छोटे से शहर आणंद को देश के दूध के कटोरे के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। आनंद मॉडल की अपार सफलता को बड़ी सराहना मिली और 1965 में डॉक्टर कुरियन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने डॉक्टर कुरियन से आनंद मॉडल को पूरे देश में दोहराने के लिए कहा था। लाल बहादुर शास्त्री, when he was the prime minister, came to Anand and informed us that, I went and stayed in a village because I know this dairy is a great success. Your trade name is very famous.
We are growing every year. As against 100 dairies owned by government, all are incurring losses. So I wanted to come to Anand to study what is the reason for the success of Amul. So I told the Prime Minister, sir, the secret is very simple. This dairy is owned by farmers. It is managed by elected board of directors, elected by the farmers. In their wisdom, they have understood that to run a dairy, you need professional management. So they have appointed me as the chief executive of this cooperative. And I have been left free to build up my team. And so it is a business which is commanded by farmers. And we all of us are responsible to the board for our jobs. डॉक्टर कुरियन ने कई वर्षों तक सहकारी संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से भारत में दूध और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन, खरीद और विपणन में क्रांति ला दी। इसके साथ ही भारत दुनिया में नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। Cooperative should be formed not because it is included in the 5-year plan, but because there is a need for it. Because that is the only structure that will transfer to the farmer the largest share of the consumer's rupee without any middlemen owning the processing plant. That is why dairying is tailor-made for the cooperative. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा देश के प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं। अप्रैल 2022 में गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि देश में गेहूं और चावल के कारोबार से अधिक सालाना 8.5 लाख करोड़ रुपए के दूध का उत्पादन होता है और डेयरी क्षेत्र में छोटे किसान सबसे बड़े लाभार्थी हैं। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग पर आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डेयरी फार्मिंग तकनीकों और कृषि गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रावधानों के बारे में भी बताया जाता है। इस कार्यक्रम में पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पशुधन स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय प्रोत्साहन की जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से शशांक कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका नाम है एक कदम और बुजुर्गों के लिए। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को उनसे संबंधित विषयों की आवश्यक जानकारी देना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक रविवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रोफेसर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर पंकज अरोड़ा। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कल सत्र न्यायालय का संभावित फैसला आने के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में याचिका की सुनवाई के संबंध में सत्र न्यायालय का कल फैसला आ सकता है। सत्र न्यायाधीश AK विश्वेश ने पिछले महीने इस मामले के बारे में अपना फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने आज 17A परियोजना के तीसरे युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया। पोत को भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। ये पोत 149 मीटर से अधिक लंबा और 17 मीटर से अधिक चौड़ा है। तारागिरी युद्धपोत का निर्माण कार्य 10 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था।
ये युद्धपोत अगस्त 2025 तक नौसेना को प्राप्त होने की आशा है। इंजीनियरिंग स्नातक पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आरके शिशिर ने सामान्य वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लड़कियों में तनिष्का काबरा शीर्ष स्थान पर हैं। इस वर्ष कुल 40,712 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है। इनमें 6,516 लड़कियां हैं। ये परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। दुबई में एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 8वें ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में श्रीलंका ने सुपर 4 चरण में अपने तीनों मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान 3 में से 2 मैचों में विजयी रहा है। उसे अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। डुरंट कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में कोलकाता में इस समय चेन्नईयन का सामना मुंबई सिटी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई सिटी ने अतिरिक्त समय में 4-2 की बढ़त बना ली है। इससे पहले बेंगलुरु एफसी और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच कल राजस्थान यूनाइटेड और हैदराबाद फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रड से होगा। दोनों ही खिलाड़ियों का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताबी मुकाबला है। कल महिला सिंगल्स के फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वितेक ने ट्यूनीशिया की ऑन्स जेब्योर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की कैडेट्स के साथ संवाद कर मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार संयुक्त रूप से संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में सजीव प्रसारण के जरिए पूरे देश के सभी 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर राज्य निदेशालयों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और युवाओं के शामिल होने की आशा है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा के आसार हैं। तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा की आशंका है। तापमान 25 और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सामान्य वर्षा का अनुमान है। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में सामान्य रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, अगरतला, गंगटोक, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की आशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात में प्रमुख सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, राज्य का सहकारिता क्षेत्र देश के लिए रोल मॉडल है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा। एशिया कप 2020 क्रिकेट में दुबई में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच जारी। डुरंट कप फुटबॉल में कोलकाता में क्वार्टर फाइनल में चेन्नईयन फुटबॉल क्लब और मुंबई सिटी के बीच मैच जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स खिताब के लिए आज रात कार्लोस अल्कराज का मुकाबला कैस्पर रड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।